Hello, my future doctors. This side of Biowali ma'am, Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel MathJX. तो बच्चों आज की क्लास में हम 11th क्लास के सबसे मज़ेदार यूनिट का मज़ेदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आज की क्लास में हम इसकी सारी एनसीईआरटी को ग्रेस्प करेंगे, एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे कि वो हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रही है। और कल की क्लास में हम इस चैप्टर के जुड़े सारे नीट पीवाईक्यूज करेंगे। तो फटाफट से तैयार हो जाओ अपने हाथों में एनसीईआरटी की बुक्स लेके, ताकि एक एक लाइन को हम आज की क्लास में स्कैन कर डालें। तो चलो फ्यूचर डॉक्टर्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से। तो देखो ध्यान से, हमारा टारगेट है एक एक लाइन को पढ़ना, तो एक एक लाइन को अच्छे से हम कवर अप करेंगे। क्या बोला जा रहा है? You have learned that all living cells have to provide it with nutrients, oxygen, other essential substances. Means यहाँ पे पहले वो इंट्रोडक्शन दे रहा है। आप जो भी चीज़ें खा रहे हो, जो भी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाना होता है। अब वो डिफरेंट पार्ट्स में कैसे जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा जो मेजर टारगेट है वो क्या है? ब्लड। ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं? Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of the tissues, है ना? वेस्ट का रिमूवल भी जरूरी है और जो काम की चीजें खाई है उसका ट्रांसपोर्ट भी जरूरी है। It is therefore essential to have efficient mechanism for movement of these substances. Different group of animals have evolved different methods for this transport. जैसे कि आपके अगर पॉरीफेरम्स की बात करूं तो वहां पे वाटर केनाल सिस्टम के थ्रू हो जाता है। इकानोडर्मेट्स में मतलब वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। अपने जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सबके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है अपनी चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने का, है ना? So simple organisms like sponges and coelentrates circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. अभी जो मैंने बात कही थी, इनके बीच में एक कैविटी होती है, पॉरीफेरम्स में बोलते हैं उसको वाटर कैनाल सिस्टम, एंड सिलेंट्रेट्स में उसको बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो वहां से जो पानी का मूवमेंट होता है, उसी मूवमेंट में बाकी सारी काम की चीजें भी मूव हो जाती है, जहां से सेल अपने काम की चीजों को ले लेते हैं। More complex organisms use special fluids within their bodies to transport such materials. Blood is most commonly used body fluid by most of the higher organisms, including humans. और क्या फ्लूइड हो सकते हैं मैम? और हो सकता है ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और हो सकता है हमारी बॉडी में लिम्फ, है ना? तो ये भी फ्लूइड्स हैं। Another body fluid, lymph, also helps in transport of certain substances. In this chapter हम इन सब की ही बेसिकली कंपोजिशन की बात करने वाले हैं। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड है वो एक क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और ये एकमात्र कनेक्टिव टिश्यू है विच इज फाइबरलेस। फाइबरलेस होता है ये, ठीक है। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मैट्रिक्स सारे कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट होता है, प्लाज्मा इसका लिक्विड कंपोनेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि ब्लड सेल्स। तो पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। सो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर का होता है। रेड कलर कब आ जाता है? जब इसमें आरबीसीज आ जाते हैं। विस्कस फ्लूइड, जिसमें 55% क्या होता है, मतलब जो क्या बनाता है 55% ऑफ द ब्लड। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, और प्रोटीन्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 6 to 8%। ब्लड का 55% पार्ट बना रहा है प्लाज्मा। प्लाज्मा का भी 90 से 92% पार्ट बना रहा है पानी, और 6 to 8% पार्ट कौन बना रहे हैं? हमारे प्रोटीन्स। नाउ अब प्रोटीन्स का नाम क्या क्या है? फिब्रिनोजन, उसके बाद ग्लोब्यूलिन, इसके बाद एल्ब्यूमिन। ये तीन मेजर प्रोटीन्स है। फिब्रिनोजन का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करना। ग्लोबुलिन्स का काम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाना। एल्ब्यूमिन का काम क्या है? हमारी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग के लिए, ग्लोबुलिन्स हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, एल्ब्यूमिन हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। इसके अलावा कुछ आयंस होती हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, ठीक है। अब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें होती है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो या फिर प्लाज्मा में से आप फिब्रिनोजन हटा दो, तो जो फ्लूइड बचता है दैट इज कॉल्ड एज सीरम, ठीक है। अगला पार्ट पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम क्या क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। These are formed elements, और ये कितना परसेंट पार्ट बनाते हैं? 45% पार्ट। Erythrocytes are the most
अबंडेंट ऑफ ऑल, कितना होता है इनका अमाउंट, अमाउंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 5 millions to 5.5 millions ऑफ आरबीसी पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, आरबीसी कहाँ बनती है, ये बनती है हमारी रेड बोन मैरो में। मैंने आपको बहुत बार बताया था वन शॉट में कि अगर ये हमारी बोन है तो यहाँ पे जो बोन मैरो होता है वो होता है येलो वाला, और ऊपर की तरफ जो बोन मैरो होता है, नीचे की तरफ जो होता है वो होता है रेड वाला। तो रेड बोन मैरो में बनती है हमारी आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकनकेव। अब स्टेटमेंट में आ जाए ऑल द मैमल्स तो गलत हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनमें ये बाइकनकेव नहीं होती, इन्यूक्लिएटेड नहीं होती। ठीक है, दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग, याद रखना क्लोरोफिल मैग्नीशियम कंटेनिंग है, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। क्वाटरनरी लेवल का इसका स्ट्रक्चर होता है अगर बायोमोलिक्यूल चैप्टर से जोड़ के बताऊं तो। Hence the color and name of the cells. A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. हर 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम क्या होगा हमारा हीमोग्लोबिन, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाता है। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. अब respiratory gases का मतलब ये नहीं है कि केवल ऑक्सीजन, CO2 is also respiratory gas. CO2 से भी तो बाइंड करता है, CO2 से बाइंड करेगा तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आरबीसीज एवरेज लाइफ स्पेन कितनी है, 120 डेज, और इसकी ग्रेवयार्ड क्या है हमारी, स्प्लीन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट योर आरबीसी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ल्यूकोसाइट्स की, तो ध्यान से देखना, इनका व्हाइट कलर इनको बोलते हैं क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। इनका नंबर कितना है, 6000 to 8000 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। अगर हमारे ब्लड में आपने ब्लड प्रोफाइलिंग कराया, टेस्ट कराया, और डब्ल्यूबीसी का नंबर इनसे ज्यादा निकला, तो इट मींस योर बॉडी इज फाइटिंग विद एन इन्फेक्शन, यू आर इन्फेक्टेड। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। वी हैव टू मेन कैटेगरीज, इनकी दो कैटेगरीज है। अगर तुम्हें देख के लगे कि इनमें ग्रैन्यूल्स है, दाने दाने हैं, तो ग्रैनुलोसाइट्स, नहीं है तो एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स की ट्रिक क्या है, बेन 10 कार्टून, बेन 10 क्या है, ग्रैनुलोसाइट्स। और तुम्हारा एमएलए क्या है, ए ग्रैनुलोसाइट्स, जहां पे ए स्टैंड्स फॉर ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, तो बेन में क्या है, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, और एमएलए में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अगर इसका कोई ऑर्डर पूछ ले कौन ज्यादा कौन कम, तो तुम्हें याद रखना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड ईबी, NLMEB। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल्स एंड देन बेसोफिल्स। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं, क्या बोल रही है एनसीईआरटी। ये लिख दिया, ये तीनों क्या है हमारे ग्रैनुलोसाइट्स, और ये दोनों क्या है हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट, नंबर दिया हुआ है 60 to 65%। न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, ये गए न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%। ठीक है, इसके बाद कौन होंगे, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स यहाँ पे गिवन है नहीं है। बेसोफिल्स लिए हुए हैं 0.5 to 1%, सबसे कम। फिर 2 to 3% होंगे कुछ इओसिनोफिल्स, फिर 20 to 25, 6 to 8% मोनोसाइट्स, 6 to 8% मोनोसाइट्स, और ये लिम्फोसाइट्स कितने हैं, 20 to 25%। नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे क्या बोल रहा है, बेसोफिल्स आर द लीस्ट, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर द फैगोसाइटिक सेल्स। हमारी बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट शो करने वाले जो सेल्स हैं उनका नाम है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, which destroy foreign organisms entering the body, phagocytosis करके खत्म कर देंगे। बेसोफिल्स सिक्रीट, बेसोफिल क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। हिस्टामाइन इन्फ्लेमेशन, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, हेपारिन एंटीकोएगुलेशन। ठीक है, एंटर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। इओसिनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शंस, आपकी जो एलर्जीज भी होती है, एलर्जीज के केसेस में इओसिनोफिल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। लिम्फोसाइट्स आ गए 20 to 25%। दो कैटेगरीज हैं, बी एंड टी। बी यहाँ पे, टी यहाँ पे क्या दिखाता है, बी मतलब बोन मैरो, टी मतलब थाइमस। ठीक है, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए है। अगर लास्ट बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। मजे की बात क्या है कि इन प्लेटलेट्स को तुम सेल समझते हो, बट एक्चुअली में क्या है, ये सेल फ्रेगमेंट्स। ठीक है,
कहाँ बनेंगे, किससे बनेंगे, ये बोन मैरो में ही बनेंगे, लेकिन मेगा कैरियोसाइट से। मेगा कैरियोसाइट्स क्या है, इसके प्रीकर्सर्स, इसके माई बाप कौन है, मेगा कैरियोसाइट्स। इनका नंबर देख लो, नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इतना पर mm³ ऑफ ब्लड। Platelet can release a variety of substance, most of which are involved in the coagulation. Coagulation बेचा हमारी एनसीईआरटी में बोला है कैस्केड है ना, एक मल्टी स्टेप पाथवे है, तो वहां पे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लेटलेट्स भी रिलीज करते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो वही है, अगर रिडक्शन हो गया इनके नंबर में तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, वहीं अगर इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अपने आप ही क्लॉट बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्लेटलेट्स के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अबाउट ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप हमारा ए है, बी है, अब सी मत कहना, ए बी और ओ होता है या फिर ए बी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी आरबीसी पे कौन सा एंटीजन बैठा हुआ है, कौन सा शुगर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैम हमारी जो आरबीसीज होती हैं बाइकनकेव, उनके सरफेस पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो 12th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है शुगर्स। तो अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पे ए नाम की शुगर है, बी है तो बी है, ए बी है तो दोनों है, और ओ है तो कोई शुगर नहीं है। ठीक है, अब जब भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हो या फिर कभी पे ब्लड डोनेशन करना होता है, तो ब्लड ग्रुपिंग का खास ख्याल रखना पड़ता है ना, क्योंकि अगर सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा मतलब आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। अब ध्यान देखना, हमारे पास दो टाइप्स के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, एक तो एबीओ वाली और एक आरएच वाली। आरएच वाली से पता चलता है कि ब्लड ग्रुप में प्लस लगाना है या माइनस, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, इस टाइप से। ABO grouping is based on presence or absence of two surface antigens, chemicals that can induce immune response. ये antigens की एक definition है। Antigens मतलब antibody generating substances. मैंने क्या बोला, antigens दो टर्म से बना है, antigens, anti मतलब antibody, gens मतलब generating, तो जो भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाके एंटीबॉडी जनरेट कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन्स। ठीक है, किस पे होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे। कौन कौन से हैं, ए और बी। सिमिलरली द प्लाज्मा हैव टू एंटीबॉडीज प्रोटीन, अरे यार देखो, एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रोटीन्स जो कि एंटीजन्स के रिस्पॉन्स में बनाए जाते हैं। तो एंटीजन्स आर शुगर्स एंड एंटीबॉडीज आर योर प्रोटीन, पहली बात तो आपको ये याद रखना है। अब हमारे पास ये चार टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि उनको मैच करना होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपके पास ये टेबल बनी हुई है, कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता। ये मैंने वन शॉट में, आपको याद हो तो प्लस माइनस साइन के साथ भी बताया था। तो आप इसको अगर डिटेल में समझना चाहते हो, ये तो बहुत बेसिक लेवल दिया हुआ है, अगर प्लस माइनस साइन के साथ समझना चाहते हो तो वन शॉट वीडियो देखना। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल डोनर है ओ, लेकिन ओ में भी कौन सा, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, और हमारा ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, लेकिन पॉजिटिव वाला, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ए बी पॉजिटिव। समझ में आई बात। चलो अब बात करते हैं आरएच ग्रुपिंग की। आरएच ग्रुपिंग बताएगी कि आपके ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव का साइन लगना है या फिर नेगेटिव का साइन लगना है। सो अनदर एंटीजन called as RH antigen similar to one present in rhesus monkey is also observed on the surface of RBC of majority. कितने लोगों में होता है ये, 80% लोगों में, यानी कि 80% of the people will have positive type of blood group. अब जिनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इनका मतलब उनके पास RH एंटीजन भी है, जिनका नेगेटिव है इसका मतलब उनके पास RH एंटीजन नहीं है। तो क्या मैम RH एंटीबॉडी होगी, RH एंटीबॉडी भी नहीं होगी। RH एंटीबॉडी तब होगी जब उनकी बॉडी ने कभी RH एंटीजन को इनकाउंटर किया होगा। ठीक है, सो जिन पे होगा वो हो गए RH पॉजिटिव, जिन पे एंटीजन नहीं होगा वो हो गए RH नेगेटिव। अब ध्यान देना, an RH negative person, if exposed to RH positive blood, will form specific antibodies against RH antigen, है ना। जब आप उनको एक्सपोज कराओगे RH एंटीजन से
तब वो बनाएंगे RH एंटीबॉडीज। अब इसका जो बहुत फेमस केस है वो है आपकी ये वाली बीमारी विच इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस। ये इसकी मिसमैचिंग का केस है। यहाँ पे क्या होता है, हमने वैसे तो समझ लिया इसको अच्छे से अपने वन शॉट में, एक बार एनसीईआरटी की भाषा में समझते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, मिसमैचिंग हो रही है। यहाँ पे मम्मी का जो ब्लड ग्रुप है वो है RH नेगेटिव, और जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव। लिखा है? हाँ, नहीं लिखा, चलो। मदर हमारी नेगेटिव है और फादर कैसे है, RH पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला जो है वो डोमिनेंट है। पहली प्रेगनेंसी में मान लो जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप हो गया पॉजिटिव वाला, तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। RH antigen of fetus do not get exposed to RH negative blood of mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by placenta। आपको पता है प्लेसेंटा आपने बनाया, अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि प्लेसेंटा की वजह से मदर और बच्चे का ब्लड जो है वो कांटेक्ट में नहीं आता है। However, during the delivery of first child, there is a possibility of exposure of maternal blood to small amounts of RH positive blood from the fetus। लेकिन पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी के टाइम पे दोनों का ब्लड कांटेक्ट में आ सकता है। In such cases, the mother starts preparing antibodies against RH antigen in her blood। अब मैंने यहाँ पे बोला था अगर आपने RH पॉजिटिव एंटीजन देख लिया तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। तो जैसे ही उसने बच्चे के बॉडी ब्लड से RH पॉजिटिव एंटीजन देखा तो इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग RH एंटीबॉडीज। अब क्या होगा, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज RH एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर can leak into blood of the fetus and destroy fetal RBC। अब एंटीबॉडी पास कर सकती है प्लेसेंटा से, तो मदर की बॉडी में जो RH एंटीबॉडीज बन रही हैं वो फीटस के ब्लड में चली जाएंगी। अब फीटस के RBCs पर तो RH एंटीजन नाच रहे हैं, अब वो क्या करेगी, उनसे बाइंड करेगी और उस RBC का हो जाएगा डिस्ट्रक्शन। इसलिए इसको बोला गया है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इरिथ्रोसाइट्स का ब्लास्ट हो जाएगा और फीटालिस मतलब भ्रूण हत्या। ठीक है, सो इसको एक और नाम देते हैं हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। हीमोलिटिक डिसीज मतलब आरबीसीज का ब्रेकडाउन। सो और क्या हो सकता है यहाँ से, इट कैन कॉज सीवियर एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाएगी, जॉन्डिस हो जाएगी क्योंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा तो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएंगे तो बॉडी पेल पड़ जाएगी, जॉन्डिस हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस and this can be avoided by administering anti-RH antibodies to mother immediately after delivery of first child। Immediately word is very important। पहले बच्चे के डिलीवरी के बाद तुरंत ही मदर की बॉडी में डालनी पड़ेंगी anti-RH एंटीबॉडीज ताकि आगे आने वाली प्रेगनेंसीज में जो बच्चे हैं वो सेफ रहे। सो दिस इज द केस ऑफ RH मिसमैचिंग। समझ में आया? चलो अब पढ़ते हैं अगला केस। अगला क्या है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब कोएगुलेशन क्या होता है, वही क्लॉटिंग जो हमारा खुरंट बन जाता है ना जब चोट लगती है, उसी के बारे में है। यहाँ पे पूरा स्टेप उल्टा दिया हुआ है, मतलब लास्ट से लेकर के शुरू में स्टार्ट किया है, तो वैसे मैं आपको समझा देती हूँ, चलो एनसीईआरटी के हिसाब से ध्यान देना। ब्लड एग्जिबिट्स कोएगुलेशन और क्लॉटिंग, ये दूसरा नाम है इसका, इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा, है ना। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। सिंपल सी बात है, खुरंट जम जाएगा, बॉडी से ब्लड आना बंद हो जाएगा। यू हैव ऑब्जर्व्ड डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, ये क्या है, वही है खुरंट, फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसे क्या बोलते हैं, क्लॉट और कोएगुलम, फॉर्म्ड मेनली बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड एज फिब्रिन्स। देखो कहानी क्या चलती है, कहानी ये चलती है कि हमारे ब्लड में होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कराया जाता है थ्रोम्बिन में, है ना। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराने के लिए जो एंजाइम लगती है बच्चों, उसको कहा जाता है थ्रोम्बोकाइनेज, है ना, थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को, किसमें, फिब्रिन में। अब जो फिब्रिन है वो क्लॉट बना रहा है, यानी कि ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके बीच में हमारे ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाएंगे। तो ये कैसा होना चाहिए, इनसॉल्युबल। अगर तुम्हारा खुरंट ही ब्लड के साथ बह के चला जाए तो उसका क्या पर्पस हुआ,
कुछ नहीं, तो ये इनसॉल्युबल होगा। और फिब्रिन कैसा होगा? सॉल्युबल, बिकॉज इट इज डिसॉल्व्ड इन ब्लड। अब ये जो मैंने कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, यही कहानी रिवर्स ऑर्डर में चल रही है इस वाले पैराग्राफ में। ठीक है, तो समझते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, ध्यान देना। Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in plasma by the enzyme thrombin. Fibrin inactive fibrinogen से बनते हैं by the enzyme thrombin. ठीक है, thrombins in turn are formed from another inactive substance present in plasma called prothrombin. Thrombin किससे बना है? Prothrombin से. An enzyme complex thrombokinase is required for above reaction. इस reaction को कराने के लिए किसकी requirement पड़ गई? Thrombokinase की. This complex is formed by a series of, कहा गया, series of enzymatic reactions called as cascade pathway. यानी कि मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप में कहानी खत्म नहीं हो रही है. इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चों, अगर किसी को पता हो तो 13 फैक्टर्स है. और ये फैक्टर्स किस में बनते हैं? हमारे लीवर में. इसमें से दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है. इन फैक्टर में से हमें विटामिन के भी जरूरी होता है और हमें कैल्शियम आयन भी जरूरी होती है. विटामिन के क्या है? एक फैट सॉल्युबल विटामिन. मैम फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन आते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन में आता है आपका कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा, यानी कि विटामिन के, ई, डी, ए. दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. An injury or trauma stimulates the platelets in blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. अभी आपने पीछे ही पढ़ा था कि प्लेटलेट्स कुछ फैक्टर्स रिलीज करती है, तो चोट लगने पे उन फैक्टर्स का स्टिमुलेशन हो जाता है ताकि क्लॉटिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाए. Certain factors released by tissue at the site of injury also initiates the coagulation. जिस टिश्यू में चोट लगी है वो टिश्यू भी फैक्टर्स रिलीज कर सकता है ना. टिश्यू रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं. कैल्शियम आयन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग. तो ये है आपका क्लॉटिंग का पाथवे, नन्ना मुन्ना सा, बहुत इजी. चलो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे कनेक्टिव टिश्यू पे, विच इज योर लिम्फ. लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं. As the blood passes through the capillaries in tissue, some water along with many small water-soluble substances moves out in the space between cells, leaving the large proteins and most of the formed elements in the blood vessels. मैंने आपको पूरा डायग्राम से समझाया था. मान लो ये कैपिलरीज है, तो इस कैपिलरीज में ब्लड चलते चलते कुछ अमाउंट बाहर लीक कर जाता है सेल्स के बीच में. उस फ्लूइड में क्या होता है? कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन लार्ज साइज के प्रोटीन्स, लार्ज साइज के ब्लड सेल्स नहीं आ सकते. दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, और इसका तीसरा नाम है लिम्फ. इट हैज इंपॉर्टेंट लाइन, इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा. सब कुछ सेम है. Exchange of nutrients gases between blood and cell always occurs through this fluid. क्यों मैम? क्योंकि देखो यहाँ आ गया सेल, यहाँ आ गई ब्लड वेसल, और इनके बीच में क्या आ गया? लिम्फ. तो यहाँ से पहले चीजें यहाँ आएंगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगी. तो बिचौलिए का काम किसने किया? लिम्फ ने किया. ठीक है. An elaborate network of vessels called lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major veins. वापस से इसको major veins में डाल दिया जाता है. The fluid present in lymphatic system is called the lymph. Lymph is colorless क्योंकि इसमें RBCs नहीं आए हैं. Containing specialized lymphocytes which are responsible for immune response of the body. Lymph is also an important carrier of nutrients, hormones. और आपको digestive system में पता है कि जैसे विलाय हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन कराती है, उसी में एक स्पेशलाइज्ड विलाय है which are called as lacteals, जो हमारे फैट्स का एब्जॉर्प्शन कराती है. तो ये वर्क है किसका? आपके लिम्फ का. ठीक है, तो हमने फर्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर कवर अप कर लिया है, जहां पे हमने ब्लड और मतलब पूरा बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा है. अब बात आती है सर्कुलेशन की, जहां पे हम हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने जाएंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सर्कुलेटरी पाथवेज. स्टार्टिंग में आपको पता है कि इवोल्यूशन हुआ है तो धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स में 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट बना था. तो यहाँ पर सबसे पहले बात चल रही है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? एक हार्ट होगा, एक छोटी सी वेसल होगी, वहीं से एकदम फाउंटेन की तरह ब्लड फ्लो करेगा.
सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क, जहां पे ब्लड जाता है ओपन स्पेसेस में जिनको हम बोलते हैं हीमोसील, एंड द ब्लड दैट इज फ्लोइंग आउट इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल हम सारे हो गए। फिर अगर मैं बात करूं सर्कुलेट यहाँ का, यहाँ पे इतना ना ज्यादा दिमाग मत लगाना, तो मैं याद है सारी चीजें। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन, हार्ट पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर गिल्स के पास जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए, गिल्स से फिर बॉडी टिश्यूज में जाएगा, फिर हार्ट में आएगा। उसके बाद अपने एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स के पास होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट विद इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, हमारे क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ। ठीक है, फिर आता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स वेल सेपरेटेड। इनका एग्जांपल क्या है, हमारे एव्स एंड मैमल्स। यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि बॉडी का एक चक्कर लगाने के लिए ब्लड हार्ट से 2 टाइम्स पास करता है। For one time it goes to the lungs for purification and second time it goes to the body tissues। ठीक है, तो बस यही चीज लिखी हुई है, तुम्हें याद है, सब कुछ याद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने हार्ट की, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट। कौन सी मसल्स होती हैं इसमें, कार्डियक मसल्स, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड। हार्ट इज मेसोडर्मल, आप क्यों खिसक रहे हो, हार्ट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, मेसोडर्म से बना हुआ ऑर्गन होता है हमारा हार्ट। कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी, दोनों लंग्स के बीच में। यानी कि अगर कोई पूछे दिल लेफ्ट में है राइट में है, तो कहीं नहीं है, दिल है सेंटर में। वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, इसलिए जब बीट करता है तो लगता है दिल लेफ्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, इसको कवर करती है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन। ऊपर के दोनों चैम्बर्स एट्रियम और ये स्मॉल होते हैं, नीचे के दोनों चैम्बर्स वेंट्रिकल और ये लार्ज होते हैं, क्योंकि इनको कैरी करना है एक्चुअली में ब्लड। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट करती है एट्रियम्स को, और थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट करती है वेंट्रिकल्स को। मैम ऊपर थिन नीचे थिक क्यों, क्योंकि नीचे ब्लड ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा लगेगा, तो वॉल अगर थिन होगी तो फट जाएगी, है ना। Atrium and ventricle of same side are separated by thick fibrous tissue called atrioventricular septum। Same side के होंगे तो उनमें बीच में atrioventricular septum आएगा। However, each of the septa provided with an opening through which the 2 chambers are connected। The opening between right and right is guarded by a wall। मतलब हर opening के बीच में wall होगी, right side है तो tricuspid, left side है तो bicuspid। ये है आपका हार्ट का डायग्राम, जो मैंने वन शॉट में बखूबी अपने हाथों से बना के तुम्हें समझाया था। तो आप एक बार इसको देख लो, लेबलिंग हमारी एसए नोड, एवी नोड, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये बाइकस्पिड वॉल्व, ये सेमीलुनार वॉल्व, और इस तरीके से। ठीक है, देख लो आराम से इसको। आगे बढ़ते हैं, यहां तक की सारी चीजें तुम्हें पता है। अब हमारा थोड़ा काम की चीज आने वाली है, ध्यान देना। अब हमारे हार्ट में क्या है, कार्डियक टिश्यूज है। ये कार्डियक टिश्यूज अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके नोडल टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें नोडल फाइबर्स भी निकल रहे होते हैं। सो अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यूज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट। A patch of this tissue is present in right upper corner of right atrium called as sinoatrial node। साइनोएट्रियल नोड की लोकेशन क्या हुई, राइट एट्रियम के भी राइट अपर कॉर्नर में, यानी कि समवेयर लोअर टू सुपीरियर वीना केवा। एनदर मास कहाँ है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जिसको हम बोलते हैं एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। A bundle of nodal fibers, AV bundles, continues from AV node which passes through atrioventricular septum to emerge to top of interventricular septum and immediately, मतलब वही है, बंडल निकलेंगे, फिर वो लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस में कन्वर्ट होंगे और फिर बन जाएंगे पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है, फाइनली पुरकिंजे फाइबर्स आते हैं। ध्यान देना, अगर पुरकिंजे फाइबर हुए तो वो हार्ट में होते हैं, पुरकिंजे सेल हुए तो वो ब्रेन में होते हैं। ठीक है, The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimulus, यानी कि ऑटो एक्साइटेबल है, और इसी वजह से हमारा हार्ट होता है मायोजेनिक, यानी कि अगर आप दिल को बाहर निकाल के भी रख दोगे तो वो दिल वैसे भी धड़केगा।
कहने की बात है, किसी को देख के आपका दिल धड़क रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है. दैट एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इन्फ्लुएंस. तो क्योंकि हमारी हार्ट बीट खुद से ही जनरेट हो जाती है, दैट्स व्हाई आवर हार्ट इज मायोजेनिक. However, the number of action potential that could be generated in a minute vary from different parts. सबसे ज्यादा बनाता है, ऐसे नोट सबसे कम बनाता है हमारा पुरकिंजे फाइबर्स, 25 बीट्स पर मिनट केवल. ठीक है. सो SAN, ध्यान देना, SAN can generate maximum number of action potential कितना 70 to 75 times per minute and is responsible for initiating and maintaining rhythmic contractile activity of the heart. इसीलिए इसको कहा जाता है पेसमेकर. तो पेसमेकर अगर खराब हो गया तो तुम्हारा राम नाम सत्य तो नहीं होगा, तुम्हें एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ेगा, और तब तक आपका हार्ट का काम कौन संभाल लेगा? आपकी एवी नोड्स. समझ में आई बात? चलो बात करते हैं कार्डियक साइकिल. ऐसा टॉपिक जो बच्चों का खून चूसता है ना. बहुत सिंपल है, मैं अच्छे से समझाती हूँ, बाकी वन शॉट में आप देख सकते हो. पहली बात तो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.8 सेकेंड्स की. ठीक है, 0.8 सेकेंड्स का इसका ड्यूरेशन होता है. नाउ अब यहाँ पे स्टार्टिंग में तो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, पढ़ लेते हैं. हाउ डज द हार्ट फंक्शन? लेट अस टेक अ लुक. टू बिगिन विद, ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट. सबसे पहले क्या होगा? आपके चारों चैम्बर्स एकदम शांत होंगे. ये जॉइंट डायस्टोल की बात बता रहा है. दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टोल. जॉइंट डायस्टोल बच्चों बताओ कितने टाइम का होता है? ये होता है मैम 0.4 सेकेंड्स का. ठीक है, जॉइंट डायस्टोल. As the tricuspid bicuspid valves are open, blood from pulmonary veins and vena cava flows into left and right ventricles respectively through left and right atrium. इस टाइम क्या हो रहा है? सब कुछ बस आ रहा है, सब रिलैक्स्ड है. तुम्हारी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुली हुई है, तो पल्मोनरी वेन से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से वीना केवा से आया राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, आराम से भर रहा है. द सेमिलुनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड. ये क्लोज्ड है, लेकिन तुम्हारी ये वाली वॉल्व्स ओपन है. The SAN now generates an action potential which stimulates both the atrium to undergo simultaneous contraction, which is called as atrial systole. अब क्या होगा? एकदम से ऐसा नोट जगेगा और वो एक सिग्नल देगा फॉर एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन. जिस टाइम पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस टाइम को कहा जाता है एट्रियल सिस्टोल, और ये कितने टाइम का होता है बच्चों? 0.1 सेकेंड्स का. The increase in blood flow into ventricles by about 30%. अभी तक क्या था? शांति से एट्रियम में ब्लड आ रहा था, एट्रियम से ब्लड आ रहा था वेंट्रिकल में. इस कॉन्ट्रैक्शन के आते ही ये जो फिलिंग की स्पीड है वो कितना बढ़ जाती है? 30%. ठीक है. Action potential is conducted to ventricle sites by the AVN and AV bundle, from where the bundle of his transmit it to the entire ventricular musculature. पूरे वेंट्रिकल्स में जाएगा पुरकिंजे फाइबर तक. दिस कॉजेज वेंट्रिकल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. अब क्या होगा? अब होगा वेंट्रिकल सिस्टोल. और वेंट्रिकल सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है? 0.3 सेकेंड्स के लिए. तो आप 0.3, 0.1, 0.4 सेकेंड्स को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 0.8 सेकेंड्स. ठीक है. Now the atrium undergoes relaxation diastole coinciding with the ventricular systole. एक टाइम पे अगर एट्रियम सिस्टोल कर रहा है तो वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है तो एट्रियम डायस्टोल करेगा. ये कहानी चलेगी. लेकिन एट्रियम सिस्टोल मतलब दोनों एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल मतलब दोनों वेंट्रिकल डायस्टोल. ठीक है. तो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो एट्रियम क्या कर जाएगा? डायस्टोल. Ventricular systole increases ventricular pressure causing closure of tricuspid and bicuspid valves. अब देखो वेंट्रिकल का क्या हो रहा है? वेंट्रिकल कर रहा है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, तो ऊपर वाले जो ईवी वॉल्स है वो बंद हो जाएंगे. अब किसके खुलने की बारी है? अब खुलने की बारी है सेमील्यूनार वॉल्व्स की. इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा जूम इन. ठीक है. नाउ as ventricular pressure increases further, semilunar valves guarding the pulmonary artery and aorta are forced open, allowing the blood in ventricles to flow to these vessels in circulatory pathway. तुम्हारी AV valves हो गई बंद, semilunar valves गई खुल. तो AV valves के बंद होने से बच्चों यहाँ पे लिखा आएगा, भी लिखा आएगा, वहां पे आती है फर्स्ट हर्ट साउंड विच इज लव. ठीक है.
द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, अब वेंट्रिकल्स स्टोल करेंगे, वेंट्रिकल प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स। अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो सेमिलुनर वॉल्व बंद हो जाएंगी, जिससे सेकंड हर्ट साउंड आएगी। So, as the ventricular pressure declines further, tricuspid and bicuspid walls are pushed open by the pressure in the atriums. मतलब वही है, अभी पूरी कहानी चला रहा है कि इस तरीके से जो हमने बोला ये periodically अपने आप को repeat करेगा. The sequential events in heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle and consist of systole and diastole of both atrium and ventricle. ठीक है, तो यहाँ पे पहले की पॉइंट याद रखो आप, AV valve क्लोजर और सेमी-ल्यूनार वॉल्व क्लोजर। एवी वॉल्व क्लोजर से जो हमारी हर्ट साउंड आ रही है दैट इज लब, एंड सेमी-ल्यूनार वॉल्व क्लोजर से जो हमारी साउंड आ रही है दैट इज डब। तो इट्स नॉट धक 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 धक, इट्स लब डब लब डब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी? इट इज सेइंग as mentioned earlier, heart beats 72 times per minute. That many cardiac cycles are performed per minute. यानी कि आपके एक मिनट में 72 cardiac cycles perform की जा रही है. From this, it could be deduced that duration of cardiac cycle is 0.8 seconds. During a cardiac cycle, each ventricle pump out 70 ml of blood. अब ventricle, एक ventricle जो amount of blood eject कर रहा है हर cardiac cycle में, उसे कहा जाता है stroke volume. और स्ट्रोक वॉल्यूम की अमाउंट कितनी होती है? इट इज 70 ml पर कार्डियक साइकिल. दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीट्स गिव अस कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट मतलब एक मिनट में कितना खून बाहर निकला है, तो कितना होता है? लगभग 5 लीटर पर मिनट. फिर आगे क्या लिखा है कि द बॉडी हैज एबिलिटी to alter stroke volume as well as heart rate and thereby the cardiac output. अब बॉडी स्ट्रोक वॉल्यूम को भी चेंज कर सकती है, बॉडी तुम्हारे हार्ट रेट को भी चेंज कर सकती है, तो बॉडी कार्डियक आउटपुट को भी चेंज कर सकती है ना? सो द कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट्स इज मच हायर, 20 लीटर पर मिनट तक भी पहुंच जाता है कार्डियक आउटपुट. सो इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडीज एक्टिविटी. During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced. The first heart sound is by the closure of tricuspid bicuspid valves, उसे लब बोलते हैं, और सेकंड वाली क्या होती है? डब, विच इज बाय द क्लोजर ऑफ सेमी-ल्यूनार वॉल्व्स. तो ये था आपका कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल के सारे इवेंट्स को आप ईसीजी से भी चेक कर सकते हो, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ठीक, ओके. So you are probably familiar with the scenes from a typical hospital. दिखा देना पी 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 और फिर टाइटाफिस हो जाती है, तो वो वाली कंडीशन है ये. ठीक है, तो पी 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 as the patient goes into the cardiac arrest. It is used to obtain the electrocardiogram ECG. देखो ध्यान देना, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी है, बट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो आपको ग्राफ आउटपुट लगेगा वो एक्चुअली में मशीन है, और जो ग्राम है वो एक्चुअली में उसका आउटपुट है. ठीक है, सो ECG is a graphical representation of electrical activities of the heart during a cardiac cycle. एक कार्डियक साइकिल में हमारे हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही है उसको आप ECG में देख सकते हो, और कुछ इस टाइप का आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी. तो क्या बोल रहा है? अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 to each wrist and to left ankle. दोनों रिस्ट्स में और लेफ्ट एंकल में बांधी जाती है. That continuously monitors the heart activity. For a detailed evaluation of heart's function, multiple leads और भी leads attach कर दी जाते हैं अगर आपको detailed analysis करनी है तो. Now, अब यहाँ पे जो P wave है वो क्या represent करती है? Depolarization of atria. P wave depolarization of atria. QRS complex depolarization of ventricle. ठीक है, which initiates the ventricle contraction. The contraction starts shortly after Q wave. Q wave के बाद start करेगा and marks the beginning of systole. यहाँ पे ये जो अगर तुम्हें नॉर्मली सिस्टोल दे दिया जाए ना तो खुद से समझ जाना है वो सिस्टोल वेंट्रिकल्स का है. ठीक है, तो क्यू वेव के बाद तुम्हारा सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा. किसका? वेंट्रिकल्स का. The T wave represents return of ventricle यानी कि repolarization. The end of T wave marks the end of systole. Very important line. आपका ventricle depolarization यहाँ से start हो गया था, लेकिन यहाँ तक वो चलता है.
ठीक है, खत्म यहाँ तक होता है, क्योंकि वेंट्रिकल इतना लार्ज चैम्बर है, इतने कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट है, कंप्लीटली रिलैक्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो चीजें थोड़ा सा ओवरलैप हो जाती है। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स दैट अकर्स इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, आप हार्ट बीट भी चेक कर सकते हो। अगर QRS कॉम्प्लेक्स पास पास है, यानी कि हार्ट बहुत जल्दी जल्दी बीट कर रहा है, बहुत जल्दी बीट कर रहा है, तो उसे कहा जाता है ट्रैकीकार्डिया। अगर QRS कॉम्प्लेक्स दूर दूर है, यानी कि हार्ट की जो धक धक है वो बहुत धीरे हो रही है, तो उसे कहा जाता है ब्रेडिकार्डिया। तो QRS कॉम्प्लेक्स कितने बन रहे हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको काउंट करके आप बता सकते हो कि इंसान के दिल का क्या हाल है, धड़कन जो है वो तेज है या फिर धड़कन जो है वो स्लो है। ठीक है, नाउ डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन वही बात चल रही है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। The blood flows strictly by a fixed route through the blood vessels, the arteries and the veins. Basically, each artery and vein consist of 3 layers. Tunica interna, उसके बाद एक मिडल होती है tunica media, और एक बाहर वाली होती है कौन सी, tunica externa. तो ये 3 लेयर्स होती है हमारी ब्लड वेसल में। अब तीनों के कैरेक्टरिस्टिक जानने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्यूनिका इंटरना बनी होती है स्क्वैमस एंडोथेलियम से, सबसे अंदर वाली लेयर। मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया में होते हैं स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स, जो उसको एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं टू अंडरगो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर से बनी हुई, इसको क्या कहा जाता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, As mentioned earlier, blood pumped by right ventricles enter into, अभी डबल सर्कुलेशन की बात बताई गई है। क्या बताई गई है, शायद इसमें डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, ये ध्यान दो, ये हमारा हार्ट का चैम्बर है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, अपने बॉडी पार्ट्स में। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, तुम्हारा अपने लेग्स बॉडी पार्ट्स में। सॉरी सॉरी सॉरी, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो जाएगा अपने लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाएगा बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि हार्ट है ना, हार्ट के ऊपर एक सर्कुलेशन बन रहा है, हार्ट के नीचे वाले पार्ट में एक सर्कुलेशन बन रहा है, तो ऊपर वाले सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और नीचे वाला जो सर्कुलेशन चल रहा है इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना। और पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन को मिला के कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। आपको इनकी सारी ब्लड वेसल्स का भी नाम याद है, कौन सी ब्लड वेसल कहाँ से हार्ट लेके जा, ब्लड लेके जा रही है। So this is that has been elaborated here. Now, important चीजें, the systemic circulation provides nutrients वगैरह वगैरह to body tissues. A unique vascular connection, ये vascular connections, इसको फ्रॉग वाले चैप्टर में लिखा गया है नाम वीनस कनेक्शन। ध्यान देना, ध्यान बेटा, एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं, एक एक एनसीईआरटी की लाइन को स्कैन करके बैठी है तुम्हारी बायो वाली मैम। वास्कुलर कनेक्शन नाम यहाँ दिया है, वीनस कनेक्शन नाम फ्रॉग वाले टॉपिक में दिया हुआ है, और ये दोनों ही नाम किसके लिए यूज होते हैं, दीज बोथ नेम्स आर यूज्ड फॉर योर पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम, तो एक पोर्टल सिस्टम रहता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी अगर ऑप्शन दे दे कहाँ, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसमें, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर इंटेस्टाइन ऑप्शन में नहीं है तो जो सेकंड प्रायोरिटी है वो है आपका स्टमक। समझ में आया, तो स्टमक से शुरू होगा और एंड होगा किस पे, लीवर पे, और लिवर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेपेटिक, दैट्स व्हाई दिस पोर्टल सिस्टम इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये लिखा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर, लिखा हुआ है इंटेस्टाइन से लिवर में लेके जाती है, और इस ब्लड वेसल का नाम क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन, before it is delivered to systemic circulation. Special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for circulation of blood to cardiac musculature. अब भाई जो दिल तुम्हारे पूरी बॉडी को एक सांस पहुंचा रहा है, न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है, उसको खुद के लिए भी तो ब्लड चाहिए ना। तो हार्ट के ऊपर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो उसको खुद को ख्याल रखवाती है, उसका खुद का ख्याल रखती है, इनको क्या बोला जाता है, कोरोनरी वेसल्स। और ये जो पूरा सिस्टम है सर्कुलेशन का, इसे कहा जाता है कोरोनरी सर्कुलेशन, एंड इट इज एंटायरली डेडिकेटेड फॉर योर मस्कुलेचर ऑफ हार्ट, कार्डियक मसल्स के लिए। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी,
आपने बोल तो दिया मैम कि हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट में, लेकिन कभी कभी तो हमारी हार्ट बीट्स बहुत कम हो जाती हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये जो रेगुलेशन कराने का काम है वो दो सिस्टम्स का होता है, एक हमारा नर्वस सिस्टम, एक हमारा हार्मोनल सिस्टम। सो नॉर्मल एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, यानी कि ऑटो रेगुलेटेड है, मायोजेनिक है, जिस वजह से हमारे हार्ट को बोला गया है मायोजेनिक। A special neural center in medulla oblongata can moderate activities through autonomic nervous system. Neural signals through sympathetic increase the heartbeat and strength of ventricular contraction. देखो तुम्हें पता है तुम्हारा जो ब्रेन है, जैसे मान लो अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो मेडुला वाले रीजन से तुम्हारे कुछ नर्व्स आती है जो तुम्हारे दिल को वो करती है, इम्पैक्ट करती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाएगा। अगर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा। तो सिंपैथेटिक वाली ब्रांच क्या करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। वहीं जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन का मैं यहाँ पे नाम भी लिख देती हूँ, दिस इज योर वेगस नर्व। और वेगस नर्व जो केमिकल रिलीज करके काम कराती है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन बॉडी के हर ऑर्गन में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, बट इन केस ऑफ हार्ट सिंस इट इज रिलीज फ्रॉम अ पैरासिम्पैथेटिक वेगस न्यूरॉन, तो ये कैसा हो जाता है, इनहिबिटरी। इज माय पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? एसिटाइल कोलिन हर जगह पर एक्साइटेटरी होता है, बट एट द लेवल ऑफ हार्ट इट बिकम्स इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये क्या क्या करता है, अपने एक्शन पोटेंशियल की स्पीड को कम करेगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, हार्ट की बीटिंग कम होगी, अपना वेंट्रिकल कंट्रैक्शन कम होगा, इस तरीके से। एड्रिनली मेडुलरी हॉर्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स कौन होते हैं, इमरजेंसी हॉर्मोन्स। योर एड्रिनली नॉर एड्रिनलिन, जिनका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, तो इनको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, स्ट्रेस वाले हार्मोन्स। तो जब भी जैसे शेर को देख के आपके जो पसीने छूटते हैं, पायलोरेक्शन होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर एक्शन। तो आपके हार्ट की एक्टिविटी को एक तो नर्वस सिस्टम ने रेगुलेट किया थ्रू द मेडुलरी सेंटर, और दूसरा हमारे एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स ने किया। क्लियर? चलो अब बात आती है कुछ डिसऑर्डर्स की। पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको हर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डिसऑर्डर है दैट इज हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब आपकी टेंशन बढ़ गई है, ये नहीं है। हाइपरटेंशन मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अब अज्यूम करो जैसे मैं ब्लड प्रेशर चेक कराने गई, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 120/80 mm ऑफ Hg। अब मेरा ब्लड प्रेशर निकला मान लो 130, फिर मैं दूसरे दिन चेक कराने गई, मेरा ब्लड प्रेशर आया 110, फिर मैं चेक कराने गई तो मेरा ब्लड प्रेशर आया 140, फिर नॉर्मल आया। तो क्या इस चीज से आप बोल सकते हो कि मैं हाई बीपी की मरीज हूं? ऐसा बोल सकते हो? नहीं। अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर रेगुलरली हाई की तरफ मूव कर रहा है तब आप बोलोगे दैट इट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। रिपीटेड एक्सपोजर, रिपीटेड अगर ब्लड प्रेशर चेक से वैल्यू आ रही है तो वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है। सो इट इज द टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर, कितना, 120/80 से भी ज्यादा। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। कहां पढ़ा है मैम हमने ये, 10th क्लास में, ठीक है। नाउ आगे क्या है, if repeated checks of blood pressure is 140/90 or higher it shows hypertension। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, हाइपरटेंशन से हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन और किडनी सबसे पहले इफेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। हम जो बाजार में जाके चिकनाई भरी चीजें खाते हैं, जैसे इडली डोसा तो कह रही हूँ, इडली डोसा तो मेरा हो गया, वो जैसे मोमोज खाया, छोले भटूरे खाए, छोले कुलचे खाए, मतलब कुछ भी ऐसी पिज्जा बर्गर ऐसी चीजें खाई, तो वहां का जो कोलेस्ट्रॉल है दैट गेट्स डिपॉजिट इन द ल्यूमन ऑफ आवर आर्टरीज। अब धीरे धीरे जब वो आर्टरीज के ल्यूमन में इकट्ठा होता जाएगा तो ब्लड को फ्लो करने में तो मुश्किल आएगी, क्योंकि ब्लड का रास्ता तो आपने रोक दिया। तो इस कंडीशन को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स, ठीक है, यानी कि आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस कहाँ हो गई है, कोरोनरी आर्टरीज में।
किस किस चीज का डिपोजिशन हो सकता है? कैल्शियम का, फैट्स का, कोलेस्ट्रॉल्स का, फाइब्रस टिश्यूज का, जिस वजह से आर्टरीज का ल्यूमन कैसा हो जाएगा? छोटा। ठीक है। सो नेक्स्ट बीमारी है आपकी एंजाइना, विच इज कॉल्ड एज एक्यूट चेस्ट पेन। पूरा नाम क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस वर्ड कहां से आया मैम? पेक्टोरेलिस मसल, याद है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेमोरी ग्लैंड्स वाले डायग्राम में आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल थी, चेस्ट वाली मसल्स। तो चेस्ट के लिए वर्ड यूज किया है पेक्टोरिस। तो एक्यूट चेस्ट पेन को कहा जाता है इट appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles। आपको जो चाहिए आपको नहीं मिल रहा, तो आप भी तो ऐसे ही होता है ना, दर्द से कराते हैं, ऐसे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, वो उसको नहीं मिल पा रही है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? दर्द, दर्द उठेगा आपके सीने में, है ना, चेस्ट में। एंजाइना अकर इन मैन and women of any age but is more common among middle aged and elderly। किसी भी उम्र में हो सकता है, छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को, बूढ़े को, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन कौन होते हैं? मिडिल एज्ड एंड एल्डर पीपल। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। सिंपल बात है, कहीं ना कहीं सारी चीजों का रीजन ही एथेरोस्क्लेरोसिस है, सारी चीजों का रीजन ही तुम्हारा खाना पीना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 डिसीजेस है, हार्ट फेलियर, दूसरा है हार्ट अटैक, और तीसरा है कार्डियक अरेस्ट। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, बहुत कम शब्दों में तीनों डिसीजेस के बारे में एनसीईआरटी बोल के निकल चुकी। ध्यान देना, हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली। तुम फेल कब होगे? जब तुम काम अपना अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो हार्ट फेलियर मतलब हार्ट अपना पंप करने का काम इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है। To meet the need of body, it is sometimes called as congestive heart failure because congestion of lungs is one of the main symptom of this disease। अब हार्ट को ब्लड पंप करके आगे भेजना था, हार्ट ब्लड पंप नहीं कर रहा, तो हो सकता है बैक फ्लो हो जाए, वो बैक फ्लो होते होते लंग्स में इकट्ठा हो जाए, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इकट्ठा हो जाए, तो वहां पे क्या आ सकती है? स्वेलिंग आ सकती है। तो कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज, तो इसलिए इसको कहा जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। Heart failure is not the same as cardiac arrest when heart stops beating। जब हार्ट बीट करना स्टॉप कर दे तो उसे कहा जाता है कार्डियक अरेस्ट। मान लो तुम्हारे पूरे जो नोडल मस्कुलेचर है उसमें दिक्कत हो गई, बीट करना खत्म। या फिर हार्ट अटैक when the heart muscle is suddenly damaged by inadequate blood supply। टिश्यू डेथ हो जाएगी हार्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया की, तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करने की, वो खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा? हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट, मतलब वहां पे एक स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा, टिश्यू डेथ हो जाएगी ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से। तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक। मतलब कुल मिला के तीनों ही कंडीशंस में आपके दिल को ही दिक्कत झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीनों डिसीजेस को आपको याद रखना है। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बच्चों आपके सारे ही चैप्टर्स की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है आपको पढ़ने में समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, तो इसलिए आपकी बायो वाली मैम आपके साथ है। ऐसे ही आपके सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी हम कवर अप करेंगे और कल होंगे इस चैप्टर के नीट पीवाईक्यूज। तो बिल्कुल उस वीडियो को अटेम्प्ट करना और जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए और मुझे भी आप लोगों पर बहुत प्राउड फील हो। सो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, योर बाय वाली मैम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय, गुड लक एंड टेक केयर।